बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयारी के आखिरी मरहल में होंगे और इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि जिस तरह 2-3 महीने से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इंशाल्लाह जब तक कि आप इम्तिहान में नहीं जाते मेरे मामलात आपसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो आज एक और वीडियो आपके सामने है और मैंने ये भी कहा था कि ऑनलाइन दे रहा हूँ, अब उसमें कुछ तफसीलात आपको देता हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो भी आएगी जिसमें आपकी मुकम्मल तैयारी के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। डियर व्यूवर, एग्ज़ाम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू, दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो इंशाल्लाह इसमें आपने कोई भी कोताही नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारी तैयारी ठीक नहीं है, लेकिन वही मैं कहूँगा कि कमिटमेंट के साथ जो आगे बढ़ेंगे उनकी तैयारी भी अच्छी होगी और कामयाब भी होंगे। डियर व्यूवर, मैंने आपसे पहले इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से बात की, फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि क्योंकि हमारा इंग्लिश लिटरेचर वो ग्रीक लिटरेचर से और इटालियन लिटरेचर से बहुत जुड़ा हुआ है, तो आपको चंद बातें उनके बारे में भी बता दूँ कि इनफैक्ट जो इंग्लिश लिटरेचर है और जो ग्रीक लिटरेचर है, ये एक ऐसा रिश्ता है इनमें कि जैसे कि बाप और बेटे का है। ग्रीक लिटरेचर जो हो फ्लोरिश हुआ, जो इब्तदाई लिटरेचर था वो रोम और इटली में इनकी जड़ें तक फैली हुई हैं। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनमें एक होमरिक पीरियड है जो 12 BC से है लेकर 8 BC तक है। इसमें आपने ये देखना है कि इसमें जो है ज़्यादा वर्बल वर्क हुआ है, ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन चलती आई हैं जो कि मुख्तलिफ रिडल की शक्ल में, मुख्तलिफ टेल्स की शक्ल में और एडवेंचर की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। तो होमरिक पीरियड में 2 बहुत बड़ी पोइम लिखी हैं होमर ने, जिनमें एक इलियड है और एक ओडिसी है। तो ये ओडिसी और इलियड जो है वो उस कल्चर को और उस दौर को पेश करते हैं जो कि उन्हीं लोगों का हिस्सा था। डियर व्यूवर, इसके बाद क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर आता है। इसका टाइम पीरियड 800 BC से लेके 200 BC तक है। तो यहाँ ये बहुत बड़ा पीरियड है। इस ग्रीक पीरियड में बहुत बड़े राइटर हुए, फिलोसफर्स हुए और पोइट हुए जिन्होंने बहुत अहम खिदमत अंजाम दी सोसाइटी की और लिटरेचर की जो सही बुनियादें हैं वो रखी। बहुत सारे लोग आए जिनमें से कुछ का जिक्र मैं आपको करता हूँ। उनमें गॉर्जियस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, एसिप एंड यूरिपिडिस वगैरह शामिल हैं। तो इन लोगों ने असल में एक लिटरेचर की और हर इल्म की एक ऐसी बुनियाद कायम की जो कि अब तक कायम है और जब तक ये दुनिया है कायम रहेगी। डियर व्यूवर्स, ये जो गोल्डन पीरियड है वो 499 से 400 तक है, क्योंकि इस गोल्डन पीरियड में फाइन आर्ट ने जगह बनाई, पोइट्री ने, ड्रामे में, और सिटी स्टेट जो थी वजूद में आ चुकी थी। तो ये सब कुछ इट वाज ओरिजिनेटेड इन एथन इन ग्रीक। डियर व्यूवर, एंग्लो सैक्सन के बारे में मैंने आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि अब मैं उनका लिटरेरी वर्क भी डिस्कस करूंगा। तो ये आपको पता है कि एंग्लो सैक्सन की एज जो है वो 450 से लेके 1066 तक जाती है। तो इसमें बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए गए। और एंग्लो सैक्सन में जो मैंने ये भी बताया था कि इससे पहले कल्ट्स भी थे और रोमन्स भी थे, लेकिन ये सब लोग चले गए और 450 से एंग्लो सैक्सन यहाँ वजूद पजीर हुए। इनसे पहले फिर वाइकिंग भी आए। वाइकिंग ने भी बहुत गड़बड़ की और बहुत इंतशार डाला, लेकिन जो बहुत बड़े एक किंग थे अल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने 871 से लेके 899 तक उनको शिकस्त दी और यूँ एक अपने कंट्री की बुनियाद रखी। और इस कंट्री की बुनियाद जो रखी गई उसके साथ ही कुछ स्टेट्स भी वजूद में आ गई। कंट्री की बुनियाद 1937 में रखी गई और 5 स्टेट्स वजूद में आई, जिनमें मर्सिया, अम्बेरिया, ईस्ट एंग्लिका, वज़ेक्स और कैंट शामिल थे। तो यहाँ तक इन लोगों ने हुकूमत कायम की। और फिर इसके बाद आपने देखा कि एक और दौर आया जिसमें कि एंग्लो नॉर्मन का दौर था, जिन्होंने वार ऑफ हेस्टिंग्स में
एंग्लो सेक्सन के आखिरी किंग को शिकस्त दी, जिसका नाम था हॉरल्ड था, और शिकस्त देने वाले थे विलियम द कंकरर। ही वाज द ड्यूक ऑफ फ्रांस एंड इन द प्रोविंस ऑफ नॉर्मंडी, जबकि एंग्लो सेक्सन थे वो जर्मेनिक ट्राइब थे। डियर वीवर, इसको समझने के लिए आपको एक मैं मैप थोड़ा सा समझा दूं कि नॉर्थ सी जो है वो इंग्लैंड में से ही गुजरता है, और ईस्ट में इंग्लैंड है, वेस्ट में फ्रांस और जर्मनी है, जबकि ईस्ट और नॉर्थ में स्कैंडिनेवियन है। तो जो वाइकिंग थे दे बिलोंग टू स्कैंडिनेवियन, वो वहाँ से हमले करते थे। जबकि स्कैंडिनेवियन में आपको पता है कि जो कंट्री है नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। और ये जो आपके जर्मैनिक ट्राइब थे ये वेस्ट से हमले करते रहे, और फिर इसके बाद जो फ्रेंच थे वो भी वेस्ट से हमले करते रहे। ये नॉर्थ सी को क्रॉस करते, और इंग्लैंड चूँकि एक फर्टाइल इलाका था और इट वाज अ फुल विद द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये मुख्तलिफ दौर में इन पे हमले होते रहे। डियर वीवर्स, अब हम ये आते हैं कि एंग्लो सेक्सन के दौर में लिटरेचर कैसा था। तो डियर वीवर, लिटरेचर कमाल का था, पोइट्री कमाल की थी। एक बहुत ही आला एक बुक लिखी गई एग्जीटर के नाम से, जो कि कलेक्शन ऑफ पोइटिक वर्क है एंग्लो सेक्सन का। उसमें कुछ पोइम के नाम हैं। इन पोइम के नाम आप यकीनन याद रखेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आने MCQ में इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पोइम उस दौर में लिखी गई, उनके टॉपिक हमेशा से यही रहे: रिलीजन, बैटल, एडवेंचर, रोमांस, विजडम एंड मॉरल मैसेजेस। तो ये इस किस्म की पोइम थी जो कि उस दौर में लिखेंगी। इन पोइम का नाम था विटसिट, वाल्डर, लैमेंट ऑफ डियोर, हस्बैंड मैसेज, द वॉन्डरर, द सीफायरर, वार ऑफ मेलन, देन ड्रीम ऑफ द रोड, बीवुल्फ was the greatest poem, epic poem of that age, जो कि जर्मैनिक अपने साथ लेके आए थे। और इसमें इसका हीरो जो है वो एक नाइट है, बीवुल्फ है, जो कि ग्रैंडल जो है कि मॉन्स्टर सी उसे तबाह करता है, फिर उसकी मदर को भी करता है। तो इसने बहुत बड़ी शोहरत पाई बीवुल्फ ने। डियर वीवर, उस दौर के जो अहम शोरा हुए हैं, जो पोइट हुए हैं, उनके नाम का भी आपको पता होना चाहिए। उनके बारे में पूछा जा सकता है, जिनमें एक कैडमन है। कैडमन का जो वर्क था वो बाइबल का वर्क था। फेट के बारे में बताते थे, डे ऑफ जजमेंट के बारे में बताते थे, इसी तरह क्रिएशन और फॉल ऑफ मैन। तो उसकी शायरी में, कैडमन की शायरी में ये टॉपिक रहे जो कि रिलीजन से रिलेटेड थे। इसके अलावा जो एक किन वुल्फ हैं, या कुछ लोग सिन वुल्फ भी कहते हैं, उन्होंने एक पोइम लिखी क्रिस्ट के नाम से, जिसमें हज़रत ईसा की लाइफ के बारे में और हज़रत ईसा की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके बारे में बातें की। तो इट इज़ फुल ऑफ द इवेंट्स ऑफ क्राइस्ट एंड इट इज़ फुल ऑफ द अदर टॉपिक रिलेटेड टू द डे ऑफ जजमेंट। माय डियर व्यूअर, इसके अलावा एंग्लो नॉर्मन का जो अब हम लिटरेचर देखते हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफिक किस्म की पोइट्री नहीं है। उसमें प्रोजिक वर्क ज़्यादा मिलता है या रोमांसेस मिलते हैं। तो इन रोमांसेस में वो अपने हीरोज़ को और हीरोइन को याद करते हैं, और उस वक्त को याद करते हैं जब उन लोगों ने उसी कल्चर में आँख खोली और उसी कल्चर का हिस्सा बने। तो इनकी जो वर्क था सारा वो इसी किस्म का है। इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रिमेंस ऑफ द पास्ट है, जिसमें हीरोज और हीरोइन का जिक्र किया जाता है। एंड देन डियर व्यूअर, कुछ रोमांस ऐसे थे जो फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से लिए गए थे। इसके अलावा किंग आर्थर जो थे वो उनके बड़े एक लेजेंड किंग थे, उसके हवाले से बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, जिसे हम सीरीज़ ऑफ द किंग आर्थर कहते हैं। डियर व्यूअर, इसके अलावा द वॉर ऑफ ट्रॉय का जिक्र मिलता है। इसमें मिथ ऑफ चार्लमेन एक करेक्टर थे, उनका जिक्र मिलता है, और अलेक्जेंडर ग्रेट का जिक्र मिलता है। तो डियर व्यूअर, यूँ ये नॉर्मन और एंग्लो सेक्सन का एक पोइटिक वर्क, प्रोजिक वर्क और एक कल्चर आपके सामने आता है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद हम देखते हैं कि मिडल एज भी अप्रोच कर रही है, और इसके साथ साथ 4 का ज़माना भी करीब आ रहा है। तो इसमें हमें
बहुत अहम पॉइंट मिलेंगे। इनके नाम और इनकी बुक्स का आपने याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है। जिसमें एक विलियम लैंगलैंड है जो कि 1340 से लेके 1388 तक उनका काम था, वो रहे। और उन्होंने एक बुक लिखी जो कि फुल ऑफ मॉरलिटी थी, वो फुल ऑफ कल्चर थी, जिसका नाम था विजन ऑफ द पायरस द प्लोमैन। जॉन गावर है उसके बाद 1340 से लेके 1400 तक। तो डियर व्यूअर, उन्होंने भी एक कमाल की बुक लिखी है जॉन गावर ने, जिसकी वजह से आज तक उनका नाम है, जिसका बुक का नाम है कन्फेशन ऑफ द एमेंटीज। तो दिस इज आल्सो फुल ऑफ मॉरलिटीज एंड फुल ऑफ रिलीजियस वैल्यूज। in all these poems, they work they spoke like a preacher, and they tried to reform the society. डियर व्यूवर, इसके बाद 4 बहुत बड़े पोइट हैं, वो हमारे सामने आते हैं 1340 से लेके 1400 तक। उनके वर्क को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आपने इन 3 हिस्सों को याद रखना है। पहला जो उनका पीरियड है वो फ्रेंच पीरियड है, दैट इज़ 1314 टू 1373। इसमें उन्होंने बहुत अहम जो पोइम लिखी, रोमन डी ला रोज, बुक ऑफ डचीज, कंप्लेंट अनटू पिटी, दिस इज़ द फ्रेंच वर्क। इटालियन वर्क जो उनका है वो 1373 से 84 तक चलता है। तो इसमें डियर व्यूवर, उसमें कुछ कॉमेडीज़ हैं, फैंटेसी हैं, और इनकी ये बुक आपको याद रखनी है जो लिखी गई। पार्लियामेंट ऑफ द फॉल, ट्रॉलियर्स, क्रीसीड्स, द हाउस ऑफ फेम, that is the work of Chaucer, and in this Chaucer, आपको पता है कि उनका बाद में इंग्लिश का पीरियड आता है जो 1384 से लेके 1390 तक है। इसमें उन्होंने लेजेंड ऑफ अ गुड वुमन, और सबसे बड़ा जो वर्क उनका दुनिया तक ये कायम दायम रहेगा, द कंटरबरी टेल्स हैं, जो उन्होंने 1476 में कंप्लीट की। तो डियर व्यूवर, दिस इज़ हाउ इट वाज डन। आज मैं 400 तक की आपसे बात करूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं तमाम पेपर के बारे में जो ज़रूरी मालूमात हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं, प्ले राइट हैं, प्रोज राइटर हैं, उनके नाम भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी किस तरह करनी है। माय डियर व्यूअर्स, आखिर में फिर वो मोटिवेशनल बातें जो आपसे होती रहती हैं, और मुझे बहुत से व्यूअर ने बहुत से कमेंट में कहा है कि मुझे ये गालमन उन्होंने खुश भी किया है, या हकीकत है कि उन्हें मेरी बातें बड़ी पसंद आती हैं। तो डियर व्यूअर, मेरा ताल्लुक़ कोई एक ऐसा आपका स्टीरियोटाइप नहीं है, कंप्यूटर टाइप नहीं है। आप जहाँ भी कहीं भी हैं, मैं समझता हूँ कि आप मेरे हैं, और आपकी बेहतरी के लिए हर लम्हा सोचना ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आपके हर सवाल का जवाब, कमेंट्स का जवाब देना फ़र्ज़ समझता हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि आप बार बार ऐसे ही सवाल करते हैं, बार बार पूछते हैं। मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बताया कि फ़लाँ सब्जेक्ट कब एक्सपेक्टेड हैं, फ़लाँ कब हैं। तो अब ये नवंबर का महीना है, सब वाइंड अप हो जाएंगे। आप लोग लकी इनफ हैं कि आपने इसकी तैयारी के लिए वक्त मिल गया। तो कोई दूसरे हफ्ते, कोई तीसरे हफ्ते, कोई चौथे हफ्ते हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आप जो भी पूछेंगे मैं बताता रहूँगा। मैं तो बहरहाल ये कहूँगा कि बेनियाज़ी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, बेनियाज़ी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक। हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। हर वीडियो में अपना हाल दिन सब्जेक्ट के हवाले से बयान करता हूँ, लेकिन आप कमेंट्स में क्या का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, मुझे इससे भी खुशी होती है। डियर व्यूअर, अमल सालिया की बहुत अहमियत है। अगर आप अमल सालिया पे चलते रहे, आपको पता है कि कुरान पाक में भी कई दफ़ा जिक्र आया है, वो सूरह वल असर में आया है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। तो ईमान का जिक्र आया अमल सालिह के साथ, आपकी तैयारी जुड़ी हुई है अमल सालिह के साथ। आजकल आपका यही सबसे अहम काम है, आपकी सबसे बड़ी इबादत यही है कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर करें। मुझे मायूसी होती है कि कुछ कमेंट्स आए हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर मुश्किल था। कुछ ने कहा मैथ का मुश्किल था, कुछ ने कहा कि
नहीं मैथ खानी पाक स्टडी का भी मुश्किल था। मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरा वीवर जो कमिटमेंट के साथ गया है, जो मेहनत करके गया है, उसके लिए कोई पेपर भी मुश्किल नहीं होगा। जिन मेरे वीवर के पेपर होने हैं वो इस बात को जहन में रखें कि अगर आप मेहनत करेंगे, कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे और आपकी नीयत और आपकी जो सोच है वो मुस्बत रहेगी, आप हार्ड वर्क करेंगे और आप अपने लिए एक नई दुनिया की तलाश में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। डियर वीवर, अमल सालिया कीजिए, अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम के लिए बुढ़ापे के इंतज़ार में ना रहे। हमारे पंजाबी के बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने फरमाया है मियाँ मोहम्मद बख्श ने कि लोए लोए परलै कुड़िए, लोए लोए परलै कुड़िए, जो तुद पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते घर जांदी ने डरना। घर जो है वो कब्र है, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। अभी शाम नहीं हुई, अभी मौत का बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन इंसान जवानी में गुजर जाता है। जब जवानी में गुजर गया और खाली हाथ गया तो फिर ज़ाहिर है कब्र ने पूछना है कि क्या लेके आए हो। तो उस शर्मिंदगी से बचिए, अपने मुस्तकबिल की बेहतरी की तरफ जाइए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगा और आपको जितनी भी तैयारी मुमकिन होगी वो कराऊँगा। ये मेरी वीडियो सब के लिए, सब वीवर के लिए है, स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह आप सब लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।